नमस्कार। राष्ट्र जागरण यूट्यूब चैनल के 7वें भाग में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। मैं हूं सतीश मराठे। 20 नवंबर को प्रसारित छठे भाग में हमने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के नायक तथा एक विजनरी सैनिक लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह साहब की अनूठी शौर्यगाथा सुनी थी। आज के भाग में हम ऐसे वायुसेना अधिकारी की कहानी सुनने जा रहे हैं जिन्हें वायुसेना के सर्वोच्च पुरस्कार मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स से नवाजा गया है। इनका नाम है मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स अर्जन सिंह। जैसा कि आर्मी में सर्वोच्च पद जो पुरस्कार है वो फील्ड मार्शल है। यह पुरस्कार आज तक फील्ड मार्शल मानेकशॉ तथा फील्ड मार्शल के.एन. करियप्पा इन दो अधिकारियों को प्राप्त हुआ है। उसी तरह से अर्जन सिंह ये ऐसे इकलौते वायुसेना अधिकारी है जिन्हें इस सर्वोच्च पुरस्कार से नवाजा गया है। अर्जन सिंह साहब का जन्म 15 अप्रैल 1919 के दिन अविभाजित पंजाब प्रांत में हुआ था। 1938 में उन्हें रॉयल इंडियन एयरफोर्स में दाखिला मिला। उसी साल उन्हें फाइटर पायलट के रूप में कमीशन प्राप्त हुआ था। 1944 में उन्होंने बर्मा के फ्रंट पर अराकान प्रांत में लड़ाकू विमान दस्ते का नेतृत्व किया था। इस योगदान के चलते उन्हें डिस्टिंग्विश फ्लाइंग क्रॉस से सम्मानित किया गया था। स्वतंत्रता के पश्चात 1 अगस्त 1964 से 15 जुलाई 1969 तक वे हमारे वायुसेना के मुखिया के रूप में कार्यरत रहे। उन्हीं के कार्यकाल में 1965 की लड़ाई लड़ी गई थी। जैसा कि ज्ञात है 1947-48 के पाकिस्तान के साथ कश्मीर के युद्ध में हमने एयर पावर यानी वायुसेना के लड़ाकू विमानों का प्रयोग नहीं किया था। जो विमान हमने इस्तेमाल किए थे वो संसाधन तथा सैनिकों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए ही उसका इस्तेमाल होता था। उसी तरह 1962 में भी हमने सिर्फ ट्रांसपोर्ट एयरपोर्ट का ही विमानों का ही उपयोग किया था। लेकिन 1965 की लड़ाई ऐसी थी जिस लड़ाई में हमने अपनी एयर पावर को पहली बार इस्तेमाल किया था और इसका नेतृत्व उस समय के एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह के सशक्त कंधों पर था। इस लड़ाई में जो दोनों की जो संख्या थी कॉम्बैट स्क्वाड्रन की वो इस प्रकार थी। हमारे पास कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की संख्या 25 स्क्वाड्रन थी, जबकि पाकिस्तान के पास इसकी संख्या 12 स्क्वाड्रन थी। युद्ध जैसा शुरू हुआ उसी के चलते हमें शुरू में काफ़ी क्षति उठानी पड़ी थी, क्योंकि हमारे पास वैम्पायर और नेट जैसे पुराने विमान थे, जबकि पाकिस्तान के पास अमेरिका में बने अत्याधुनिक साइबर और 104 स्टार फाइटर एयरक्राफ्ट थे। जब युद्ध शुरू हुआ तो क्षति को देखते हुए उस 25 स्क्वाड्रन में से हमारे वैम्पायर के 9 स्क्वाड्रन को हमें वापस लेना पड़ा था। उसके पश्चात सिर्फ 16 स्क्वाड्रन हमारे पास रह गए थे, जब उसमें से भी 2 स्क्वाड्रन चाइना बॉर्डर पे और 2 स्क्वाड्रन पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर हमने तैनात किए थे। सो इफ़ेक्टिवली हमारे पास 12 ही स्क्वाड्रन रह गए थे लड़ाकू विमान के, और जबकि पाकिस्तान के पास भी 12 ही स्क्वाड्रन थे। इसका मतलब है जहाँ तक संख्या का सवाल है दोनों की बराबरी थी, दोनों मैच करते थे एक दूसरे को। लेकिन पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की हम पर एक एज थी, क्योंकि उनके एयरक्राफ्ट हमसे काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर थे। हमारे पास पुराने वैम्पायर और नेट्स थे जो कि पाकिस्तानी अत्याधुनिक विमानों का कोई तोड़ नहीं था। इसी के चलते हमें क्षति उठानी पड़ी। जैसे ही हमने क्षति उठाई तब अर्जन सिंह साहब ने अपनी नीति बदली, अपनी स्ट्रेटेजी बदली और पाकिस्तान को मुँह तोड़ जवाब देने की नई रणनीति बनाई। ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम के तहत कश्मीर के अखनूर और छम सेक्टर को हथियाने की पाकिस्तान की चाल थी। यह चाल हमारे जो एयरफोर्स के जो जवान थे और जो पायलट थे उन्होंने पूरी अपनी ताकत लगाकर उनकी योजना को ध्वस्त कर दिया था। यदि
पास ये एयर कवर न होता और हमारे वायु सैनिकों ने बहादुरी न दिखाई होती तो नतीजा कुछ अलग हो सकता था। इतना ही नहीं, उन्होंने एक उदाहरण पेश किया, क्योंकि जब पहली बार हम वायुसेना के लड़ाई में उतरे थे तो उन्होंने ये जिम्मेदारी और लीड करने की जिम्मेदारी दूसरों पर न सौंपते हुए खुद उसका नेतृत्व किया था। इसी के कारण हमारे वायु सैनिकों का जो मनोबल है वो ऊंचा रहने में काफ़ी मदद हुई थी। उनके इस योगदान को देश आज तक भुला नहीं है और न कभी भूलेगा। इन्हीं उपलब्धि के लिए उन्हें पहले बार तो 1965 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया और बाद में कुछ सालों बाद उन्हें सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अर्जन सिंह साहब ने 1940 में एक बहुत साहसी कदम उठाया था। इस कहानी को देशवासियों के साथ साझा करना बहुत ज़रूरी है। 1940 में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर नामक प्रांत में उनका अडुलक्स नाम का एक विमान पठानों द्वारा मार गिराया गया था। इस दुर्घटना के बाद उनके जो गनर थे अली, वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपने गन्नर को मझधार में न छोड़ते हुए वहीं पर डटे रहने का फैसला लिया था। जब तक गन्नर को सुरक्षित स्थान पर ले जाया नहीं जाता था वो वहीं पर डटे रहे। उसके बाद उन्होंने 2 हफ्ते के भीतर ही फिर से उसी क्षेत्र पर से उड़ान भरते हुए एक अलग मिसाल कायम की थी, क्योंकि उन्हें जापान के साथ लड़ने के लिए युद्धाभ्यास करना था। ऐसे एक बहादुर सैनिक और एक बहादुर एयरमैन हमें मिले, ये देश का सौभाग्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 28 जनवरी उनकी जो योगदान थी उसको एक ये रिकग्नाइज करते हुए भारत सरकार ने 28 जनवरी 2002 को उन्हें सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया। भारत के राष्ट्रपति और हमारे आर्म फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर ने उन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया। उनकी और एक उल्लेखनीय बात ऐसी है, 1970 में रिटायर होने के बाद वे केनिया तथा स्विट्जरलैंड में भारतीय राजदूत के पद पर कार्यरत थे। इतना ही नहीं, वे वेटिकन में भी कुछ साल हमारा प्रतिनिधित्व करते थे। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में दिल्ली का भी कार्यभार संभाला था। ऐसे बहुगुणी सेनापति हमें मिले हैं, इनकी हमें हमेशा के लिए याद रखना है। 50 साल के गौरवशाली अपने सर्विस के बाद इस सैनिक ने 16 सितंबर 2017 को इस दुनिया को अलविदा कहा। इन भारत के सपूतों को श्रद्धापूर्वक नमन। इसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। जय हिंद।